जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, ये सिर्फ ज़िंदगी में एक बार आपने रीड करना है घर जाके आज, लेकिन तब जब आपको मैं सारा समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट मैं सारा देता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंशाल्लाह वो सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। एक सादा सी एग्जांपल करेंगे हम क्लास के अंदर, ठीक है। उसके अंदर ये सारी अंग्रेज़ी जो है वो उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इस जैसी एग्जांपल हम करेंगे क्वेश्चन बैंक 1 के अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले कोई भी अंग्रेज़ी ना पढ़ें, सीधे जंप लगा के आएँ क्वेश्चन बैंक 1 पे। और इसमें भी जितना मैं रखूँ, आप बल्कि ना आएँ, अभी ना आएँ, आप अभी ना आएँ, ना आएँ ना, मैं कह रहा हूँ वापस भी ना आ जाएं, बस जहाँ पे हैं आप बूथियाँ ऊपर रखें। आपने सिर्फ अभी तक इतना सवाल पढ़ना है जितना आपके सामने है, और उसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या है बाबू वो तो देखनी नहीं बिल्कुल ना, ये तो हम बाद में देखेंगे जब हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। अब सवाल सिर्फ इतना सा आपके सामने, ठीक है। अकाउंटेंट क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, आतिफ, आकिफ, यार किसी को बोलने का कहा मैंने, जिसको कहा है वो बोल रहा है। फजूल लोग जाते जाते मार खाना चाहते हैं। मैंने पिछली क्लास में ये डिसाइड कर लिया था कि आकिफ को ही ये सवाल में बनाना है। मुझे पता था सुबह अपनी क्लास में नहीं आया, इसने इधर बैठा होना है, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा अकाउंटेंट है जिसने इंट्रो पढ़ी हुई थी, लेकिन FR1 की ये क्लास उसने मिस कर दी थी, जिस वजह से हमने इसको रोक रोक के समझाना है। अब रोकने वाले काफ़ी सारे हैं, आज रोकने में मुर्तज़ा होगा, आज रोकने में हाँ नाफे होगा, मुझे भूलते हैं ना नाम, आहिस्ता से याद कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब पता है आपको सेशन एंड हो रहा है तो एक दो तो याद हो ही जाए। मैं ये कह तो सकूँ इस सेशन के 2-3 बच्चों के नाम मुझे याद हैं, शक्लें इंशाल्लाह 10 साल बाद भी याद रहती हैं मुझे। नाम बड़ा मसला है कसम से, एक बंदा नाम बता के इधर होता है, दूसरी बात थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ यार शर्म भी आ रही होती है, बंदा यार नाम क्या बताया था, नेचुरल है। चलें छोड़ें इस बात को, इधर देखें। आकिफ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये पता है क्यों नहीं, इसने ये क्लास पढ़ी थी सुबह, बिजनेस कर रहा था अपना, ठीक है। आकिफ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन 1 जनवरी ईयर 1, ठीक है जी। आकिफ्स सोल शेयर होल्डर यानी आकिफ खुद, आकिफ सोल शेयर होल्डर यानी आकिफ खुद कंट्रीब्यूट्स कैपिटल ऑफ पूरा 1000, ठीक है। 1000 रुपए से इसने बिजनेस स्टार्ट किया। भाई बिजनेस को कभी हल्का नहीं लेना, ठीक है, ओके। गरम आंडे नहीं, किसने कहा गरम आंडे? ये पेन इसने, तुम खड़े हो जाओ, मैंने तुमसे पूछा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ, जल्दी करो, मुझे समझाने तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जल्दी करो, पीछे जाओ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रह जाना है, ऐसे समझ नहीं आना, बारीक सी बात है। कैमरे में शक्ल आई है इसकी? ओह नो, गरम अंडे नहीं बेच रहा, ये एक पेन है, ये 1000 रुपए का खरीदेगा और सरदनान या मुझे ये 1400 रुपए का बेचने लगा, ओके, इंसान बनो। आकिफ परचेज्ड 1 आइटम ऑफ इन्वेंट्री फॉर 1000 एंड सोल्ड दैट इन्वेंट्री फॉर कैश ऑफ 14। सवाल खत्म, अल जवाब साले जी। सबसे पहले आकिफ ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं, क्योंकि इसने तो ये वाली क्लास ली नहीं थी, आपको पता है सुबह वाली, ठीक है, जिसमें ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो आकिफ ने अपने मुताबिक जैसे आज तक उसने सीखा हुआ था बचपन से उसने, और जैसे आइंदा भी हम करते रहेंगे आज थोड़ी देर के बाद, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने कहा जी मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ, जरा हिसाब किताब तो लगाएं। जरा ऊपर मैंने हेडिंग्स देनी है, आप बाद में तस्वीर खींच लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 दफ़ा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो अगर किसी ने नोट इस तरह से करना ही है तो फिर ये ध्यान में रखो कि ज़रा वेट कर लो, तस्वीर खींच के घर कर लेना या लैंडस्केप में करो, जो भी वो मर्जी आपकी है, ठीक है, लेकिन देख लो तो बेहतर है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अच्छा मैंने वैसे पिछली क्लास में बच्चों ने मुझसे एंट्रीज करवा ही ली थी,
मतलब कि कर ही दें। तो मैं आपको भी एंट्रीज, मतलब जो एंट्रीज हैं वो क्या होंगी। सबसे पहली एंट्री, आकिब घर से, भाई आवाज़ मिस हो रही है मुझे लग रहा है, या हो रही है? ये आवाज़ आपको नहीं लग रहा आमिर भाई मिस हो रही है? भाई हाइब्रिड वालों आवाज़ मिस हो रही है तो हाथ खड़ा करो, देख लो भाई हो रही है मिस। किसी को भेज के उधर से, कोई बंदा नहीं है, कोई हिलजुल नहीं हो रही है, प्लीज़ इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाइब्रिड वालों आवाज़ ओके है तो हाथ खड़ा करो। ओके है, गुजारा चल रहा है, लेकिन किसी को जल्दी कर ले, बुला ले। मैं इसी तरफ हूँ, आप चले जाएं बेशक आमिर, मैं इसी तरफ हूँ। अच्छा जी, आकिफ 1000 रुपया बिजनेस में लेकर आया, कैश डेबिट, कैश ही कर लेते ना, बैंक क्या 1000 रुपये में अकाउंट खुलाए जाके, दराज है बस इसकी। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 1000 रुपये से। लेकिन आकिफ आपको पता है अकाउंटेंट ने पढ़ा लिखा है, अभी परपेचुअल सिस्टम फॉलो कराएंगे इससे, और बस वैसे ही, मतलब ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया जी, इसने जाकर एक पेन खरीद लिया, एंट्री करो, इन्वेंट्री डेबिट कर लो, अच्छी बात है, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। उसके बाद इसने सरदनान को ये वाला पेन बेच दिया 1400 रुपये का, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। लेकिन आपको पता है अब इन्वेंट्री को भी किताबों से निकालना है, तो अगली एंट्री इसने की, पढ़ा लिखा, पता है आपको, इतना तो पढ़ा लिखा था, सिर्फ आज की छुट्टी की है इसने, ठीक है। आगे बैठ जाओ वापस, मुझे याद नहीं रहा कि तुम खड़े हो, सॉरी। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, 1000 से जी, ले जी 1000 से। अच्छा अच्छा, ये वैसे ही एंट्रीज की हैं, इनकी कोई जरूरत तो कोई नहीं थी। ये जबानी भी हो सकता था, मत बोलें यार, ये जबानी भी हो सकता था, ठीक है। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने लगा हूं मैं। सेल्स बताइएगा 1400, 1400 सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये लेस होता है 1000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? अच्छा, अब देख रहे हो, साथ साथ नोट करने वालों को ये मसला होगा कि मैंने थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक और आइटम डालनी है, नहीं मिटाना कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें, एक दफ़ा देख लें कहानी कहाँ जाके रुकनी है। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जी। प्रॉफिट 400। उस क्लास में बंदा क्यों नहीं बैठा हुआ, किसी को पता ही नहीं चल रहा? अच्छा जी, प्रॉफिट आ गया भाई। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं, आकिफ भाई खुद बना रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें आपको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और फिर एसेट साइड, बिल्कुल उस तरह से। यार अहमद ये सोने का टाइम नहीं है, जा खड़ा हो जा पीछे, जा जगह दे दो इसको। देखो कुछ बच्चे वॉलंटरली भी, ये कुर्बानियाँ होती हैं, ये अल्लाह को पसंद आती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल बोल के सारी क्लास का माहौल ख़राब कर रहे होते हैं जी। स्टेटमेंट ऑफ, देखा अब ये भी वही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड होती है। उसमें आज कैपिटल थोड़ा सा 1 मिनट देख लें कैसे बनने लगा है। कैपिटल कितना है जी? 1000, लेकिन मैंने ना आज कुछ आगे जाके कुछ करना है, फिलहाल तो यही है बस। 1000 का कैपिटल है, ये वो कन्वेंशनल तरीका है जो आज तक हम करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे, दुनिया के अंदर ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 1000 का हमारे पास क्या है, ये इसके पास, आकिफ के पास, कैरी के पास नहीं, आकिफ के पास कैपिटल पड़ा है, और 400 रुपये इसने कहाँ रखे? प्रॉफिट कहाँ जाता है बच्चों? ये रिटेन 400, तो टोटल क्या बन गया? लायबिलिटी है कोई नहीं, 1400। एसेट्स साइड पे आए,
तो कौन सा एसेट है हमारे पास? सिर्फ करंट एसेट है, और करंट एसेट में कैश ही आ रहा है बस। और कैश कितना पड़ा हुआ है इसकी दराज में? 1000 मत कह देना, दान साहब ने इसको 1400 रुपये दिए हुए हैं। अच्छा जी, तो टोटल एसेट साइड का टोटल क्या बन गया? लो जी, बैलेंस शीट टैली हो गई। बिजनेस जो इतना सही था, बैलेंस शीट टैली हो ही जानी थी। एंट्रीज आपने ठीक ठीक की हुई हैं, तो ठीक है और सही है। अच्छा, अब ये जनाब आकिफ हैं। जनाब आकिफ आपको नजर आ रहे हैं, और जनाब आकिफ आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। किधर जा रहे हैं ये तो अब आपने पूछना है। अब आपने आकिफ को जाते हुए देखा, ये सुबह आप क्लास पढ़ने आ रहे थे तो आकिफ जा रहा था सुबह वाली क्लास पढ़ने, मतलब पढ़ी नहीं ना, जो मिस किया उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सुबह की क्लास लेट से पढ़ी हुई थी। किसी के आने के लगाओगे तो ना उसे नजर आएगा ना तुम्हें आएगा। अच्छा, सिचुएशन समझ आ गई है। अब आकिफ साहब जा रहे थे, रास्ते में अहमद खड़ा था। अहमद ने कहा भाईजान किधर जा रहे हो? मैंने ऐनक लगा के पीछे खड़े होकर कॉन्सेप्ट सीखा है, मैं कैसे जाने दूं तुम्हें, एक बात कर रहा हूँ। कहने लगा मैं जा रहा हूँ इधर बरकत मार्केट। क्या करने? अंडे शामी वाला बर्गर खाने जा रहा हूँ, 400 रुपये का आता है। तुम्हारे पास? अहमद कहने लगा तुम्हारे पास 400 कहाँ से आ गया? इतनी याशी इकट्ठी करने जा रहे हो तुम? कहने लगा भाईजान मैंने बिजनेस किया है, कमाया है, 400 रुपये कमाए हैं, ये देखो, ऐसे करके ये देखो 400 रुपये, ठीक है, जा रहा हूँ बर्गर खाने। अच्छा, अब अहमद ने कहा यार एक बात तो बताओ। नहीं, वो क्लास पढ़ने जा रहा है। तुम्हें हर वक्त यही होता है, मुझे भी खिलाओ, किधर बैठा है? प्लीज़, अहम कॉन्सेप्ट है लेकिन ऐसी बातों बातों में सीख लें, बहुत अहम है, और समझ आ गया तो मुफ्त के नंबर हैं। इसमें से बात 2-4 नंबर की पूछता है वो। अच्छा, तो अहमद ने कहा भाईजान आप कारोबार कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो आकिफ ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, देखो कैसे माशाल्लाह आज मैं बर्गर वाली ऐशी करने जा रहा हूँ, बिजनेस किया तो ये ऐशी करने जा रहा हूँ ना। अम्मा बाबा, आवाज़ फिर मिस हो रही है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है मैंने कारोबार को कंटिन्यू करना है। तो अहमद कहने लगा आपको पता है ऐलान हुआ था कि महंगाई की शरह अगले साल 7% रहेगी, यानी आपको अगले साल ये 1000 रुपया इस लेवल पे बिजनेस नहीं करा सकेगा। आपको चाहिए कि आप 70 रुपये इसमें से अलग करें, क्योंकि जनरल इन्फ्लेशन ड्यूरिंग ईयर वाज 7%, के 7% जनरल इन्फ्लेशन रेट है, यानी महंगाई 7% के हिसाब से होनी है। यानी अगले साल अगर आप इसी लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो भाईजान आप 1000 रुपया ना दराज में रखें, बल्कि 70 रुपये और भी रखें, यानी कि इस 400 में से आप 70 निकालें और दराज में वापस जाकर रख के आएँ। आप बीच में से अंडा माइनस कर दें, सिर्फ शामी वाला बर्गर खा लें, ठीक है। समझ आ गई इसको बात? ये वापस गया, रास्ते से वापस मुड़ गया। अब अहमद क्लास में आ गया, ठीक है। अहमद आ जाओ, अब नींद खत्म हो गई होती इतनी देर में, ठीक है। अब ये वापस आया, अब आके इसने कहा यार 70 रुपये तो इसने अलग करके रख दिए, लेकिन कहने लगा अब अहमद भी जाके कहता हूँ कि मुझे ज़रा अकाउंटिंग भी कर दे इसकी, क्योंकि अब मुझे तो नहीं पता, मैंने तो क्लास नहीं पढ़ी हुई थी। तो फिर इसको हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बना के देने लगे। और सेल्स कितनी है? सेल्स तो अभी भी 1400 की ही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल भी कोई नहीं बदली हुई। हौसला नहीं है ना इसमें, होता तो फिर क्या बात थी। 400, ठीक है। अब हमने इसको कहा भाईजान इस 400 को जेब में मत डालो, ठीक है, इसको दराज में रख के आओ, बर्गर खाने निकले हो, लेके वापस ले आओगे, ये कोई बात नहीं है। अगर आप ले गए तो वहाँ पे आपका दिल कर ही पड़ना है, आप 70 घर रख के ही जाओ। यहाँ से हमने कहा 70 निकालो। 70 कैसे निकला, ये कैलकुलेट हमने कैसे किया? इसको मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेशन रिजर्व। क्या कह रहा हूँ जी? मैंने एक रिजर्व, मैंने कहा यार ये रिजर्व बना लो, एक इन्फ्लेशन की वजह से फ्यूचर में जो आपको ज़रूरत पड़नी है पैसों की, वो अलग करके रख लो।
तो आपने कहा अच्छा जी कैपिटल को ही मेंटेन करना है ना, यानी वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी तो 1000 का 7% यानी 70 रुपये वो मैंने प्रॉफिट से निकाल लिए। अब बाकी मैं खा लूँ? आपने कहा हाँ हाँ खा लो, अब तुम खा लो, तू खा ला, ठीक है, लेकिन अंडा नहीं डलवाना, ठीक है। अब सिर्फ शामी वाला बर्गर 330, डन जी। और सही है, खामोश रहो ना, क्रॉस टॉक्स मत किया करो बेटा, ठीक है। अच्छा बैलेंस शीट की बात करें तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल की हेडिंग भी देना भूल गया पिछली दफा। चलो इसमें कैपिटल आपका होता है और फिर लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज हैं कोई नहीं, तो कैपिटल आपका जो नजर आ रहा है वो तो 1000 ही है, ठीक है, लेकिन आपने रिटेन्ड अर्निंग्स में सारा 400 नहीं फेंका, बल्कि उसमें से 70 रुपये निकालकर एक रिजर्व बना लिया है जिसका नाम है इन्फ्लेशन रिजर्व। कितना जी? 70 का। और अब आपका कैपिटल जो है वो 1070 पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको कहा जाता है आपने कैपिटल को मेंटेन कर लिया, महंगाई के असर से महफूज कर लिया। आपके 1000 रुपये की परचेजिंग पावर एक साल बाद अगले साल, अब ये देखो ना, ये कैपिटल पड़ा, इस साल तो जो बिजनेस करना था वो कर लिया, अब इस बिजनेस को अगले साल कंटिन्यू करना है, तो ये 1000 की परचेजिंग पावर इतनी तो नहीं रहेगी। तो इस 1000 की परचेजिंग पावर चूंकि कम होनी है तो हमने थोड़ा सा इसको कुशन दे दिया, हमने कैपिटल को मेंटेन कर लिया जनरल इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए, यानी अब मेरा कैपिटल कितना हो गया? 1070। बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, तो ये 70 इसने वापस दराज में डाला और बाकी 330 रुपये लेकर ये अब खरामा चला हुआ जा रहा है। और टोटल इक्विटी कितनी है? लायबिलिटीज तो हैं कोई नहीं ना, 1400। एसेट्स की बात करें तो सेम ही है, सिर्फ करंट एसेट पड़ा है हमारे पास एक ही, छोटी सी एग्जांपल से समझाया जाता है वैसे भी। एसेट करंट कौन सा है जी? कैश। बातें मत करो यार। और यही 1400 एसेट साइड का टोटल है। यार दानिश को बुला लें यार, अब कल के लिए छुट्टी कराएं ना, अब असल क्लासें तो यही चल रही हैं ना, इनमें फारिग कराएं इनको, ये जो बोलना नहीं बंद करते। दानिश को बुला लें, कहीं इधर ही बैठे। ठीक है जी। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, अब ये यूज़ करें बेशक। तो इसने कहा 70 रुपये निकाल के दराज में रखा और 30 रुपये डाल के अब जा रहा है दोबारा से। अब रफ़ी मिल गया, रफ़ी सीनियर आदमी है, ज़रा FR2 भी पढ़ लिया इसने। तो रफ़ी इसको कहने लगा किधर? तो कहता है बर्गर खाने, शामी वाला। अंडा नहीं बोला इसने, बर्गर खाने जा रहा हूँ, शामी वाला, आओ तुम्हें भी ले चलूँ, आधा आधा करेंगे। रफ़ी ने कहा नहीं, मेरी तो FR2 की क्लास है। तो सुना है को कारोबार शुरू किया था, वो अहमद बता रहा था। हाँ हाँ, वो पेन ख़रीदा था और पेन ख़रीद के सर अदनान को बेचा था। तो अभी कंटिन्यू करूँगा, अगली बार वो सर उमैर भी ऐसे ही यूज़ करते हैं, अगली बार उनको ज़रूरत पड़ना है तो मैं अगली बार ये पेन ख़रीद के उनको बेच दूँगा। तो रफ़ी कहने लगा अच्छा तो पैसे तो रखा है ना कि बर्गर ही उड़ाने लगे हो, बर्गर ही खा के फारिग करने लगे हो? कहने का हाँ हाँ, बर्गर के लिए पैसे निकाले हैं, लेकिन 1070 रुपये रख के आया हूँ दराज में, उससे मैं ये वाला पेन खरीदूंगा अगले साल और फिर सर उमैर को बेच दूंगा। तो रफ़ी कहने लगा तुमने शायद HP वालों की वेबसाइट का विज़िट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि इस पेन की कीमतें बढ़ चुकी हैं और अगर ऐसा ही पेन अगर आप तुम्हें चाहिए तो वो कितने का मिलेगा? तो अगर तो तुम ये चाहते हो कि फिज़िकली तुम्हारा कैपिटल मेंटेन्ड हो, क्या मतलब, जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में तुम डील कर रहे हो आकिफ, तुम चाहते हो कि यही प्रोडक्ट में तुम अगली बार भी डील करो, तो तुम्हें 70 रुपये नहीं 100 रुपये दराज में रख के आने चाहिए थे। तुम शामी कैंसिल करो, उसकी जगह अंडा डाल लो, 300 रुपये में ये काम बन जाएगा तुम्हारा, यानी कि थोड़ी और बचत करो। ठीक है भाई, उधर बैठ जाओ, जो बोले ना मुझे बता दो, ठीक है, ताकि कल से उसको फारिग करें अगली क्लास से।
देखो, अगर अगर आकिफ यही वाला बिजनेस कंटिन्यू करना चाहे तो क्या अगली बार ये पेन खरीद के मुझे बेच सकेगा? नहीं, क्योंकि उसका कैपिटल मेंटेन्ड नहीं रहा फिजिकल टर्म्स में, स्पेसिफिक बिजनेस की टर्म्स में। ठीक है, जनरल इन्फ्लेशन रेट का तो इसने ख्याल करा लिया था अहमद ने, लेकिन ये बात तो उसके ذहन में नहीं आई थी। तो ये अब रफ़ी ने बताया आकिफ को कि आकिफ भाई आप जाएं और जाके 30 रुपये और रख के आएँ, क्योंकि अगर आप इसी बिजनेस में रहना चाहते हैं, फिजिकली कैपिटल को मेंटेन करना चाहते हैं, यानी करंट कॉस्ट रिप्लेसमेंट जो है इस पेन की, वो अगर आप चाहते हैं आपके पास पड़ी हो ताकि आप दोबारा ये पेन खरीद के अगले साल किसी और को बेच सकें, तो आपको 100 रुपये अलग करके रखने पड़ेंगे। इस प्रॉफिट में से 70 कम पड़ेंगे। तो बेचारा फिर वापस हो गया, यानी कि आज मैनू बर्गर नहीं खान देंगे है। ठीक है, बंद नहीं रह जाना, नहीं बंद नहीं रह जाना, बस इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है, ये तीसरा और आखिरी ऑप्शन है। तो हमने बस ये किया है कि शामी निकाल लिया है, अंडा डाल दिया, ठीक है ना, 300 में ये आ जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये तो बेटा सेम ही है भाई, बातें ना करें ना। 1400 और 1000, 1400 और 1000 जी। मैं ना चंडे करानी है, कॉस्ट बढ़ाई तुमने तो। चंडे समझते हो, रैप्टे भी समझते हो जी? जी, ऑप्शन दे रहे हैं वो बार बार, एक ही साल क्या मतलब, कुछ ही देर बाद वो बार बार तो उसको मोड़ रहे हैं। तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, वो जाने बरकत मार्केट तक तो उसको जाने नहीं दिया हमने यहां से। ऐसे कैसे तुमने कह दिया अगले साल, हिलने नहीं दे रहे उसको यहां से, ये कॉलेज यहां से गुजर के जा ही नहीं सक रहा आगे, तुम कह रहे हो साल बदल गया जी। अंडा ठंडा होता रहे। 400। उसके बाद इसको भी आप इन्फ्लेशन रिजर्व लिख सकते हैं। इन्फ्लेशन छोड़ दो उसकी जान यार, एक दूसरे को, इसको भी आप इन्फ्लेशन रिजर्व लिख सकते हैं। इसके साथ जनरल लिख दें, इसके साथ स्पेसिफिक लिख दें, लेकिन मैं वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो आई के अपने किताब में लिखा हुआ है। गलत वो भी नहीं है, लेकिन यहां पे आप लिख लो करंट कॉस्ट रिजर्व। करंट कॉस्ट के ऊपर अगर आप अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन रखना चाहते हैं, करंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अभी ये पेन इस वक्त रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इस जैसा पेन अभी मुझे कितने का मिलेगा, 1100, ये करंट कॉस्ट है ना। करंट कॉस्ट फेयर वैल्यू कह लें, ठीक है। तो करंट कॉस्ट रिजर्व क्रिएट कर लो जी। कितना जी? वो जी करंट कॉस्ट इस वक्त 1100 हुई पड़ी है, जो हम पहले 1000 रुपए का पेन लिया करते थे। मतलब हमें मजीद कितने चाहिए करंट कॉस्ट पर मेंटेन रखने के लिए? कैपिटल 100 रुपए। तो यहां पे आपने करंट कॉस्ट से फेयर वैल्यू रखनी है, और जो पुरानी वाली आपके कैपिटल की ओरिजिनल अमाउंट थी उसको डिफरेंस लेकर आपने निकाल लेनी है अमाउंट, जो अमाउंट आपको चाहिए करंट कॉस्ट पर खुद को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, वो कितनी है? तो अब बेचारे ने 100 का नोट अलग किया, दराज में फेंका ऐसे करके, 1000 का नोट पहले पड़ा था, ऊपर 100 का नोट फेंका, 70 टूटे हुए उठाए, जेब में डाले, अब चल पड़ा, और अब रास्ता बदल के चला है। नहीं कि इन्होंने मैनू आज जान नहीं देना, कुछ और ना मसला हो जाए। तो ये 300 रुपये अब इसकी मर्जी है, ये खाए पिए उड़ाए जो मर्जी करे। इस बिजनेस को करंट सिचुएशन के अंदर ऑपरेट करवाना है, बढ़ाने के लिए तो फिर ये प्रॉफिट, फिर बर्गर नहीं खाना, बढ़ाने के लिए फिर सिर्फ बन खा ले। ठीक है, बन खा ले, 100 रुपया लगा दे, 200 रुपये बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे, वो तो फिर ऐसे है। ठीक है ना, बढ़ाने के लिए तो ऐसे ही, लेकिन मेंटेन रखा है अभी हमने बिजनेस को। ठीक है, तो कैपिटल एंड लाया बिल्ली टीज, इन्फ्लेशन रिजर्व बेटा ये पड़ा, वो अभी बनेगा। इन्फ्लेशन रिजर्व का नाम बदल दिया है ना, आप इसका नाम लिख दो इन्फ्लेशन रिजर्व स्पेसिफिक, इसका लिखो इन्फ्लेशन रिजर्व जनरल। ठीक है, वो नाम बदल दिया बस मैंने। ये 70 नहीं है, अब 100 ही है। वो जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह हमने अपने पेन का स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट वाला असर डाल के रिजर्व बना लिया। ठीक है, वो या वो होगा या ये होगा ना, ऑप्शन है। अच्छा जी, तो कैपिटल कितना है भाई? देख रहे हो ना कौन कौन बोल रहा है, पीछे वाले भी बोल रहे हैं कुछ। ठीक है ना, हाँ, कुछ शर्म होनी चाहिए, जहां मर्जी बिठाओ तुमने बोलना है कैपिटल। मैंने कहा शायद सिर्फ आगे वालों को देख रहा है और पीछे वालों को कुछ नहीं कह रहा है। पता तो मुझे भी होता है, मैं कहता हूं चलो इज्जत में बैठ जाए, एक बंदा बिठा दिया बेइज्जत करेगा बोल के, फिर भी नहीं रह रहे।
अभी निकलने लगे हैं ये जिनको आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है ना, जो शक्ल से शरीफ भी लग रहा है ना, मुझे पता लग रहा है, ठीक है। और अब बताते हैं भाई, ठीक है। तो कैपिटल कितना है 1000, कल के लिए पाबंदी लगाऊंगा, आज तो क्लास गुजर गई। इन्फ्लेशन रिजर्व, या इसको नया नाम दे दिया हमने करंट कॉस्ट रिजर्व, कितना 100 रुपया, और ये कैपिटल मेंटेन्ड हो गया, ठीक है बेटा। अब समझ आई है, यानी वो या 700 होगा या 70 होगा या 100 होगा, ठीक है। नहीं इकट्ठे नहीं आ सकते, इसमें वो भी शामिल है। या तो आप यूं करें 70 अलग रखें, और फिर किसने बोला तो 30 अलग रखें, तो फिर दोनों अलग हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में जब आपने दोनों बीच में आ गए ना बेटा, ये 1100 का मिलेगा, ठीक है बस। और इसके अलावा क्या हमने बिजनेस ही एक, तो ये इन्फ्लेशन इस पे ज़्यादा हो गई है। ज़रूरी तो नहीं है कि 7% ही सिर्फ इन्फ्लेशन हो हर चीज़ पे, कि कोई एक आधी चीज़ नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा महंगी भी हो जाती है, ये वो है, ठीक है। ये नहीं कहना कि ये तो हो गया ना 1100 का, फिर 7% और महंगा करो यार, ये महंगा होकर 1100 का है इस वक्त करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो बैलेंस शीट डेट के ऊपर हमने कैपिटल को मेंटेन किया फिजिकल टर्म्स में, ठीक है। कितना हो गया, यानी तुसी चाह रहे सी कि 1200 तो ले जाइए इनू, खुदा का खौफ करो यार, मैंने पेन यूज़ भी करना है, इसने खरीदना महंगा है तो मुझे बेचना भी महंगा है। अदनान साहब को तुम लोगों ने सस्ता सस्ता खरीद के बेचवा दिया है, बढ़ जाती है ये रिटेन्ड अर्निंग्स। कितना जी, देखो जी आज मैंने आपको 3 सवाल करवा दिए फाइनल अकाउंट्स के। इनकम बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट 3 सवाल 3 दफ़ा बना ली हमने, देखो कितना तेज़ काम कर रहे हैं आजकल। और आप लोग भी कहते हो कि सर आखिरी क्लासों में देखें कितनी स्पीड कर दिया आपने, एक दिन में 3 बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाई हमने, और वो भी आधे घंटे में भी से भी कम में। बहुत ज्यादा कर रहे हैं यार, सर समझ तो आती कुछ नहीं, इतनी स्पीडें आजकल आसमान से सर लगी हुई हैं स्पीडें। सर हम तो तंग आ गए हैं, बस भी करें अब, मुझे पता है आप लोग तंग आ गए हैं, पर बस तभी करेंगे जब मेरी तसल्ली हो जाएगी। 1400 और टोटल 1400, ठीक है जी। अब बस इनको नाम देते हैं क्योंकि काम तो आपने कर लिया। भाई जाग के जरा रेड मार्कर निकाल के दें, ये सही ना चला फिर देखना। अच्छा जी, दो तरह के ये मेथड्स हैं बेसिकली। कहानी कुछ ऐसे थी असल में, इसको कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, और इसको कहते हैं फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक है जी। इसके ऊपर क्या है, इधर लिखा हुआ है कैपिटल मेंटेनेंस, एक ये और दूसरा ये, ठीक है ना। अब वो मेरे पास लिखने की जगह नहीं है, ओके। कैपिटल मेंटेनेंस दो तरह की है, कैपिटल मेंटेनेंस में एक फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, दूसरा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में फिर दो चीजें हैं, एक में हमने कैपिटल को सिर्फ मनी की फॉर्म में ही मेंटेन किया, यानी 100 रुपया 100 रुपया, हालांकि कल का 100 रुपया आज का 100 रुपया बराबर तो नहीं है ना, 1000 रुपया 1000 ही पड़ा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मनी टर्म्स के अंदर आपने कैपिटल को मेंटेन रखा, यानी जो 1000 वो लाया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट इसको कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को कहते हैं। अच्छा वो जो वहां पे लिखा होता आप पूछ रहे थे, ठीक है ना। अच्छा खैर, जो लाया था 1000 वही वाला मेंटेन रखा है, यानी कि 1000 रुपया पड़ा है, उस 1000 के अंदर वो ताकत नहीं है हालांकि आज, लेकिन हमने वो 1000 मेंटेन रखा, ठीक है। तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, कौन सी, मनी टर्म्स। मैं ये वाला लिख देता हूं, बाकी दूसरे नाम आप फिर लिख लेना, मनी टर्म्स, ठीक है जी। और ये कहते हैं रियल टर्म्स,
कि यार 1000 रखा है हमने, यानी कि कल के 1000, जैसे कल का 1000 ताकतवर था, आज का 1070 उसके बराबर ताकतवर है ना, तो हमने रियल टर्म्स के अंदर समझो 1000 को मेंटेन किया, ठीक है। जबकि यहां पर तो हमने अपने बिजनेस के स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हिसाब से खुद को मेंटेन रखा है कि हम परचेजिंग पावर भी हमारी यही रहे, यानी हम इसी एसेट को खरीदने के काबिल रहे, हमने इस तरह से कैपिटल को मेंटेन रखा, ठीक है। तो ये 3 तरह की कैपिटल मेंटेनेंस है, एक फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स वाला, दूसरा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स वाला, तीसरा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक है, ओके। इसको कंसिस्टेंट परचेजिंग पावर का नाम भी दिया जाता है, इसको हिस्टोरिकल भी नाम दिया जाता है, ठीक है ना, इस तरह के नाम हैं, वो अब देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अब अगली बात सुनो, ऐसे आपको मेरा नहीं ख्याल कोई करता नजर आएगा, ठीक है, यही काम किया जाता है, इसीलिए आप आज तक यही देखते आए, जितना प्रॉफिट आया सारा अलग कर दिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये आना चाहिए ये 2-4 नंबर के लिए, बाकी प्रैक्टिकली ये इस्तेमाल नहीं होता, सारी दुनिया तकरीबन इसी को इस्तेमाल करती है, ये हैं ज़रूर मौजूद लेकिन इस्तेमाल इसको करती हैं क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनकी नज़र वैसे ही इधर होती है। अच्छा, फिर बिजनेस ग्रो करे, सस्टेन करे, उसके लिए फिर हल ये निकाला जाता है कि सारी रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं निकाली जाती, इनको रिटेन्ड भी रखा जाता है। अल्टीमेटली थोड़े थोड़े पैसे निकाले जा रहे होते हैं, बाकी पैसे यहाँ पर रिटेन्ड रखे जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग नजर आ रही होती है ना। ये कौन सा 400 लेकर बर्गर खाने निकल पड़े हैं आकिफ की तरह से, ये 400 में से कोई 100 रुपये निकालेंगे, बाकी 300 यहीं पड़ा रहने देंगे, नाम रिटेन्ड अर्निंग्स होगा, ठीक है, कि जब मर्जी ले लें, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों पड़ी होती हैं? इन्हीं चीज़ों के लिए पड़ी होती हैं कि महंगाई हो, आगे हो, हम चलते रहें, बढ़ते रहें, ग्रो करें, तो ठीक है ना। तो ये जो मनी टर्म्स यानी हिस्टोरिकल भी जिसको कहा जाता है, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ये वाला जो है ना जी, ये नॉर्मली यही इस्तेमाल हुआ करता है दुनिया के अंदर, बाकी इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन बाकी हैं तो सही, पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में भी हैं और आपसे टेस्ट भी करता है लाजमी, यानी इसका जिक्र ज़रूर होता है फ्रेमवर्क में, इसका जिक्र ज़रूर होता है फ्रेमवर्क के सवाल में, वो एमसीक्यू हो सकता है, वो पिछली दफ़ा की तरह। ये देखो ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ो, ये आपका होमवर्क भी होगा ये सवाल, चले मैं फिर दे भी दूंगा, वैसे आप लोग डाउनलोड भी कर लें अब इस पर्चे को, बस बहुत होगी, अब ये आखिरी सवाल ही रहता था जो मैंने आज ये भी करवा दिया है। खैर ये करके तो देखना ही है आपने। यकम मार्च 22 पे इनका एम्पायर कमेंस बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 60,000 which was used to purchase 2 items of inventory, detail of their cost and sales are, कॉस्ट है, सेल है, मतलब थोड़ा सा सवाल का लेवल ज़रा बढ़ा है, बेसिक तो वही है ना, कॉन्सेप्ट आपके सामने, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 8%, इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट ए कितनी है? 12%, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी कितनी है? 45%, 45,000 सॉरी। अब प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इक्विटी पोर्शन ओनली ऑफ IEL अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, और सही है ना। तो ये अब देखना पड़ेगा ना, सवाल तो आपको देखेंगे ना खुद, मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट वही है जो हमारे की 1100 आई थी इस सवाल में, लेकिन आप देखें ना, अब सवाल तो आपके सामने आपके कोर्ट में आया ना, आप इसके अंदर लड़े, अब ये देखते हैं मैं कौन सा कहा है कि बस हो गया काम, ठीक है। ये पेज नंबर है रिसेंट अटेम्प्ट, ठीक है, डाउनलोड कर लो भाई, फोटोकॉपियर पे अभी रख दें, ये अभी रखवा दें, वहाँ से भी ले सकते हैं। आवाज़ फिर मिस हो रही है, और अगर ये बैटरी का मसला है ना तो खैर नहीं है ताड़ी। अच्छा जी, कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर फॉलोइंग, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग जिसको हम मनी टर्म्स कहते हैं, और कांस्टेंट परचेजिंग पावर इसको रियल टर्म्स कहते हैं, ठीक है, ओके डन। ये ऐसे ही लिख लें। अच्छा, इसके बाद ना जी, अब ये सारी जो बातें थी, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी, ये जो मैं आकिफ की कहानियां सुना रहा था आपको, ये बेसिकली यही थी, ठीक है, बर्गर बुर्गर वाली, लेकिन यहाँ बर्गर बुर्गर नहीं लिखा होगा, यहाँ अंग्रेजियाँ लगी होंगी, यहाँ पे आपके दिमाग में बस वो एग्जाम्पल चलती रहे, आपने इसको रीड ऑनली करना है, और ये सिर्फ ज़िंदगी में एक बार कर ले रीड, ठीक है ना। बाकी जब भी इस चैप्टर पे आना है आपने वो आकिफ वाला सवाल, कैरी वाला सवाल करना है, क्वेश्चन बैंक 1, ठीक है, 1 या 2 जो भी था वो सवाल करना है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, ये एग्जाम्पल भी उसी जैसी ही है, तकरीबन डाटा भी वैसा ही है, ये कर लेनी है,
ठीक है, आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, लेकिन एक बार ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। कि आपको नज़र आएगा यहाँ पे सब कुछ वही लिखा हुआ है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में, फाइनेंशियल कैपिटल मनी टर्म्स में, रियल टर्म्स में, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है, ये इन्फ्लेशन रिजर्व आया, ये कॉस्ट करंट कॉस्ट रिजर्व आया, बिल्कुल वही बातें हैं। फिर कमेंट्री कर दी उन्होंने एग्जाम्पल के ऊपर कि जी इसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें हैं, और कंपेयर, यानी कि जस्ट एक बार थ्योरी आपने पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए कुछ हाईलाइटिंग कर लें ताकि आप इनको भी ध्यान से पढ़ के आ सकें, बाकी फिर इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। माजरत के साथ मैंने कल पिछली क्लास में भी ये ऐलान किया एंड पे कि फ्रेमवर्क हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन मुकम्मल नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें ज़ाहिर है पढ़ानी समझानी तो हैं। ओके, कल मैं टेबल शेबल बना लाऊंगा आपके लिए, तो वो आप तस्वीर खींचना और ये समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल तो ये तस्वीर यहाँ से हाईलाइट करना शुरू करें। बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, मतलब एसेट्स की बात ही कर लें। एसेट को बैलेंस शीट में किस पे रखना है, हमने कहा जी एक मेथड होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, वही जो हम करते आ रहे हैं, यानी कि एसेट जब खरीदा था या लायबिलिटी जब इनकर हुई थी तो उसी पे वैल्यू पर पड़े होते हैं। अभी तक 10 साल पहले एसेट खरीदा था, आज भी उसी कॉस्ट पे आ रहा है, बस उसमें से डेप्शन माइनस कर दी, तो ये क्या कहलाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और अगर उसको रीवैल्यू कर लें तो वो फेयर वैल्यू पे चला जाता है। तो बेसिस हैं, डिफरेंट बेसिस हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, ये इतनी सी बात सिर्फ हाईलाइट करें, इसको काट दीजिएगा, सिर्फ इतनी सी बात हाईलाइट करें। लेकिन ये प्लीज़ हाईलाइट सिर्फ टाइम बचाने के लिए करवा रहा हूँ कि कल ये टाइम ना लगे। वैसे मेरा प्लान नहीं था, मैंने सिर्फ ये कहना था कि ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के आएँ ताकि मैं आपको समझाऊँ, फिर मैंने ये बीच में चीज़ें हाईलाइट करवानी है। लेकिन ये चीज़ें हाईलाइट हुई सिर्फ तब समझ आती हैं जब आपने ये तफसील से बात पढ़ी हो, कॉन्सेप्ट तो सारा वो पढ़ा है। तो आज ज़रा 2 मिनट है, मैंने कहा ज़रा ये इस्तेमाल कर लें, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट में आपने ये लाइन हाईलाइट करनी है, पढ़ना है। अब मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह एक एक चीज़, कोई मसला नहीं है, कहीं जा थोड़ी रहे हो आप लोग, ठीक है। हाँ, लेकिन ये हाईलाइट कर लो कल ताकि टाइम बच जाए। ये क्या होता है जी, प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट दैट गेव राइज टू देम, पुरानी बात, ठीक है। अब इसमें एसेट के केस में कह रहा है कंसिडरेशन पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लायबिलिटी केस में कह रहा है कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पता नहीं ये क्यों कह रहा है, पढ़ना कोशिश करना, मैंने हाईलाइट कर दिया, समझाऊंगा, जाहिर है हाईलाइट करके तो और फंस गया हूँ। एक जगह प्लस है दूसरी जगह माइनस है, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, समझाऊंगा कल। बहरहाल ये हाईलाइट कर लें। पॉइंट 3 के अंदर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन वैल्यूज एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इम्पेयरमेंट या लायबिलिटी बिकमिंग ऑनरस, ये FAR2 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कर लें हाईलाइट, कल समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। हाईलाइट सिर्फ यही करना है, लेकिन पढ़ना सारा है, एक एक लफ्ज़, तब समझ आएगी बात। और जो नहीं समझ आएगी वो पूछनी है, चाहे हाईलाइटेड में से नहीं समझ आ रही, चाहे वैसे पूछ के सवाल करके, फिर उसके बाद जब अगली बार पढ़ने आओगे पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, तो फिर सिर्फ ये हाईलाइटेड पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। 2 मिनट अब ऊपर से अभी तक उन्होंने नहीं की तो फिर अच्छा जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर हाईलाइट करें। करंट वैल्यू आ रहा है, करंट वैल्यू के अंदर सिर्फ इतनी सी लाइन हाईलाइट करें, इंफॉर्मेशन अपडेटेड से लेकर दूसरी लाइन में मेजरमेंट डेट तक, बस पढ़ना सारा है। लेकिन उसके अंदर आप देखोगे हाँ भाई मतलब की बात इतनी सी थी, ठीक है। लेकिन पूरी बात पढ़ेंगे तो इसकी समझ आएगी। बहरहाल मैं समझाऊंगा भी कल इंशाल्लाह, और मैं टेबल बना लाऊंगा आपके लिए, जिस तरह से ट्री बनाया रही हूँ, तो मैंने वो अभी वो क्वालिटीज़ वाला ट्री, ऐसे ट्री बना लाऊंगा, इसके लिए बना लाऊंगा, कल कैपिटल मेंटेनेंस के लिए भी बना लाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है ना। या बना लाऊंगा या क्लास में बना दूंगा पिछली में, तो आपको तो फिर भी मिल ही जाएगा। ओके, बना लाऊंगा वैसे इंशाल्लाह, मुझे याद करवाना है ये भाई, ये भी। अच्छा, ये फेयर वैल्यू प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एसेट और पेड और ट्रांसफर आ लायबिलिटी, बस इतनी सी बात हाईलाइट करें, ठीक है। अंडरलाइन भी कर सकते हैं जिनके पास हाईलाइटर नहीं है, बैठे ना मुंह उठा के, हाईलाइटर तो है ही नहीं, मतलब अंडरलाइन कर लें। पॉइंट 4 में आए, जंप लगाएं। फेयर वैल्यू इज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और फेयर वैल्यू डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड इन अल्टीमेट। ये 2 लाइनें अंडरलाइन करें। कहीं ना कहीं आपने ये बातें की हुई होती हैं प्रैक्टिकली, बस वो पढ़ना है, ठीक है। फेयर वैल्यू के अंदर से कॉस्ट टू सेल माइनस नहीं करते थे आप, हाँ वो तो लेते ही वहाँ पे वैल्यू इन यूज़ के अंदर डिफरेंट चीज़ था ना, बहरहाल समझाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू इन यूज़ क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, पता ही है आपको, पढ़ना सारा है लेकिन हाईलाइट सिर्फ इतना सा कर लें। पॉइंट 3 में वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट डू नॉट इंक्लूड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये दूसरी लाइन ये है, जल्दी जल्दी जल्दी।
पॉइंट 3 के अंदर ये 2 लाइनें हाईलाइट करें, जल्दी करें। हाँ भाई तुम क्यों नहीं कर रहे रफ़ी, पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, किताब नहीं ली तुमने, ये पुराने वाले नहीं है हाईलाइट हुए, ये इस बार नए करवा रहा हूँ। हाँ जी, मैंने कहा बता दूँ, अब तो जो होना था हो गया, बाद में फिर कर लेना आके मेरे पास। पॉइंट 4, ये मैंने किताब नहीं डाली है तो क्या पुरानी वाली लाइनें लगी, किताब ही सारी चेंज होगी यहाँ पे तो जी। पॉइंट 4, ये 3 लाइनें समझाऊंगा कल, करंट कॉस्ट, लेकिन आपने पढ़ के आना है, पर मैंने यार 2-3 मिनट मुझे नज़र आ रहे थे, मैंने कहा चलो यूज़ कर लें। करंट कॉस्ट में पॉइंट 1 में ये सारा येलो जहाँ जहाँ हुआ है, आसान बात होती है ना, बाद में पढ़ने के लिए सिर्फ इतना सा ही हाईलाइटेड होगा। बेटा वो मैंने बताया, अभी ग्रीन पे गया हूँ मैं जी, हो गया। उसके बाद बड़ी अहम बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये 4 मेथड्स हैं बेसिकली। ब्रॉड कैटेगरी तो 2 है, एक हिस्टोरिकल है, दूसरा करंट है। हिस्टोरिकल करंट, हिस्टोरिकल करंट, करंट में आगे फिर 3 है, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज और करंट कॉस्ट। तो बेसिकली ये 4 बन गए ना, एक हिस्टोरिकल, दूसरा फेयर वैल्यू, तीसरा वैल्यू इन यूज, चौथा करंट कॉस्ट। इनमें से 2 का नाम एंट्री वैल्यू कहा जाता है 2 को, और 2 को एग्जिट वैल्यू कहा जाता है। ये ध्यान से पढ़ना किसके बारे में क्या कहा जाता है, एमसीक्यू एक आध दफा इसमें से बना भी हुआ है, इस सिर्फ इतनी सी बात से। ओके, तो ये तो आज हमने एक बार पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ये रीड ऑनली है, ये रीड ऑनली है, ठीक है, रीड ऑनली है, इंपॉर्टेंट है नो डाउट, रीड ऑनली है, इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन रीड ऑनली है, ठीक है। 1 वाला, स्टार वाला नहीं है, इसमें फेयर वैल्यू भी आ जाती है, इसमें वैल्यू इन यूज भी आ जाती है, इसमें करंट कॉस्ट भी आ जाती है। अब ये जब पढ़ लेंगे ना, तो आप ये टेबल पढ़ेंगे तो कहेंगे अच्छा सारा कुछ तो टेबल में समरी दी हुई थी, लेकिन वो पढ़ने के बाद ही समरी की समझ आती है, ठीक है। तो इसके साथ मैंने स्टार भी लगा दिया, यानी जब भी आएंगे तो इसको 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक मशवरा दूं ना अगर आपको, तो मैं ये कहूंगा कि आप पहले इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ये थ्योरी पढ़ना शुरू कीजिएगा, आधे मसले तो वैसे ही आपके हल हो जाएंगे। एक मशवरा है, मैं भी कल जब पढ़ाऊंगा ना, पहले मैं ये एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप पहले करें। इस एग्जाम्पल में आपको वो तीनों जो मसला आता है ना, जहाँ पे करंट कॉस्ट क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, वैल्यू यूज क्या है, यहाँ से समझ आ जाएगी, फिर पढ़ते जाओगे इंशाल्लाह समझ आती जाएगी। जो कमियां बेशियां होंगी मैं कल पूरी करूंगा। तो पहले एग्जाम्पल 5 करके फिर आप लोगों ने ये सारी थ्योरी पढ़नी है। ओके, डन। हाँ, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। उसके बाद ये 4.2 पढ़ा है, पढ़ लेना, इसको भी पढ़ने में क्या हर्ज है, ठीक है। अगला काम भी आपने, यानी कि पढ़ाई का काम बहुत है आपका, ठीक है। बाकी 3 बजे आज होगी मुलाकात। इन केस ऑफ एनी चेंज ऑफ टाइम एटसेट्रा आपको मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप्स के अंदर। वैसे 3 बजे ही टेंटेटिव टाइम है इसी क्लास के अंदर। सर अदनान की क्लास चल रही हो तो आपने देख लेना है, वो कोई 5-7 मिनट में ऊपर नीचे हो जाएगी, है तो नहीं ना क्लास आज, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।